नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्तंभ और भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, शासनाध्यक्ष नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत शासन को 3 भागों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में बांटा गया है तथा राष्ट्रपति को न केवल कार्यपालिका अपितु विधायिका के सदस्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। चूंकि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रेरित है और ब्रिटेन को ही संसद की जननी भी कहा जाता है, अतः आवश्यक है कि हम इंग्लैंड की व्यवस्था के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जरूर प्राप्त करें। ब्रिटेन में शासनाध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री कार्य करता है और उसका सहयोग उसकी कैबिनेट करती है। यही प्रणाली हमने भारत में भी स्वीकार की है, जहां प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के माध्यम से शासन का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सम्राट को स्वीकार किया गया है, जहां सम्राट के पास नाम मात्र के या संवैधानिक प्रमुख की हैसियत प्रदान की गई है। ठीक उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष तो स्वीकार किया गया है, किंतु शासनाध्यक्ष की शक्तियों से दूर रखा गया है। यह कार्य वास्तव में कैबिनेट या प्रधानमंत्री ही करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। इसकी स्थिति, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, ब्रिटेन के सम्राट के जैसी है और जिस प्रकार ब्रिटेन में सम्राट को एक वैधानिक प्रधान के रूप में मान्यता प्राप्त है, वही स्थिति भारत के राष्ट्रपति को भी भारतीय संविधान में प्रदान की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख ही नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यताओं की। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, अर्थात वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र माना जाएगा जो कि भारत का नागरिक हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखना भी आवश्यक है। संविधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यह भी यहाँ स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का सदस्य या राज्यपाल या किसी राज्य के मंत्री के रूप में कार्य करने वाले या पदासीन व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। एक बंदिश जो राष्ट्रपति पर लगाई गई है वो यह है कि राष्ट्रपति भारतीय संघ के अंतर्गत न तो संसद और न ही किसी राज्य के किसी भी विधायिका के सदन का सदस्य नहीं हो सकता, अर्थात जब वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाए तो उसे ऐसी किसी सदस्यता से त्यागपत्र देना अनिवार्य है। यह प्रतीत होता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत कम योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी पहुंच में हैं। वास्तव में देखा जाए तो इतनी कम योग्यताएं रखने का कारण यह है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति या सर्वोच्च पद को प्राप्त करने का स्वप्न देखने का अधिकार हो, किंतु व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति के रूप में वही व्यक्ति निर्वाचित या नियुक्त हो सकता है जिसका कि देश में पर्याप्त सम्मान हो और तमाम विवादों से दूर हो। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का उल्लेख किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। इस निर्वाचन मंडल में
भारतीय संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। जैसा कि अभी हमने जाना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं या निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। अतः यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किसी भी सदन के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। ऐसे सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा अथवा विधानसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य या राज्यसभा में 12 मनोनीत होने वाले सदस्य, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें एक तरह से असमान प्रतिनिधित्व की सी स्थिति बन जाती है। जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या भी समान नहीं होती है। अतः यह तय किया गया है कि प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य को बराबर किया जाए, अर्थात इनके प्रत्येक सदस्य के अनुसार मतों को गिनने के स्थान पर उनको वेटेज के दिया गया है और इस भारित मूल्य के आधार पर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ताकि प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान हो सके और राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक भाग लेने वाले सदस्य को यह अवसर मिले कि वह समान रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्य के मूल्य की। तो विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है और इसके उपरांत जो मूल्य प्राप्त होता है उसे 1000 से पुनः भाग दिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त मत का मूल्य विधानसभा के सदस्य का मूल्य होता है। यदि उपयुक्त प्रक्रिया में भागफल 500 से अधिक आता है तो उसे 1 वोट मानकर भागजन फल में जोड़ देते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य भी निर्धारित किया गया है। इस हेतु उस राज्य विधानसभा में मतों की कुल संख्या में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग देकर संसद के निर्वाचित सदस्य का भारित मूल्य निकाला जाता है। इस प्रकार देखें तो राज्य विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह एक सांसद के मतों का मूल्य होता है। यदि शेष आधे से अधिक बचे तो भाजनफल में 1 मत जोड़ दिया जाता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि संसद और विधानसभा के मतों का मूल्य बराबर हो सके। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। यह गुप्त मत पत्र द्वारा होता है। चुनाव में सफलता के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। तो न्यूनतम कोटा का मूल्य निकालने के लिए कुल दिए गए मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की या प्रतिभागियों की संख्या का भाग दिया जाता है और इस प्रकार कुल आने वाली संख्या में +1 जोड़कर हम न्यूनतम कोटा निकाल लेते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता के अनुसार पसंद व्यक्त करता है। सर्वप्रथम पहली पसंद के मतों की गणना होती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना में ही किसी व्यक्ति को या प्रतिभागी को न्यूनतम कोटा का मूल्य प्राप्त हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति निर्वाचित मान लिया जाता है। यदि किसी भी प्रतिभागी को पहली पसंद के मतों की गणना में न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो सके तो द्वितीय पसंद के मतों की गणना की जाती है और इसी प्रकार यदि
द्वितीय पसंद के मतों की गणना में भी न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो तो इसके उपरांत तृतीय और निरंतर रूप से मतों की गणना की जाती है और न्यूनतम कोटा प्राप्त होने की स्थिति में ही किसी एक प्रतिभागी या अभ्यर्थी को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन संबंधी कुछ सामान्य नियमों की। पहली बात यह है कि विधानसभा का भंग होने पर भी क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। मान लीजिए यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई है और राष्ट्रपति का निर्वाचन सामने है तो क्या उस विधानसभा के भंग होने पर भी राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाना संभव है। उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व कर दिया जाना आवश्यक है तथा यदि किसी एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभाएं किसी कारण से भंग या अस्तित्व में नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है और इससे राष्ट्रपति की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब बात करें उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना तथा अनुमोदन। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावना तथा अनुमोदन। 5 जून 1997 के एक अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसके नाम को किन्हीं निर्वाचक मंडल के किन्हीं 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित एवं 50 सदस्यों द्वारा ही प्रस्तावित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि हेतु 15,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही क्यों किया गया। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर संविधान सभा में पर्याप्त विचार विमर्श हुआ था। कई लोगों का विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा और इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप से भारत राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में भारतीय संविधान निर्माताओं ने सूझबूझ से काम लेते हुए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही राष्ट्रपति के लिए नियत की, क्योंकि भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति को केवल एक औपचारिक या वैधानिक प्रधान की शक्ति ही प्रदान की जानी थी और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को सौंपी जानी थी। अतः अनुभव किया गया कि यदि किसी कारण से राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए तो वह शक्ति में भागीदारी की बात करेगा और इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जहां करोड़ों मतदाता हों वहां प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाने से अनेक प्रकार की बाधाएं और समस्याएं भी आएंगी। संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पर विचार विमर्श करते हुए यह भी भय व्यक्त किया गया था कि यदि राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए तो राष्ट्रपति संभवतः मंत्रिपरिषद की एक कठपुतली बनकर रहना स्वीकार न करे और उसका मंत्रिमंडल से निरंतर टकराव होता हुआ दिखा तो इसकी परिणति संवैधानिक द्वंद्व के रूप में सामने आएगी। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और कार्यकाल की। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निरंतर और नियमित रूप से संसद द्वारा अवधारित किए जाते हैं और इनमें समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को वेतन के रूप में 3 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास भी प्रदान किया गया है जिसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि मृत्यु या महाभियोग से पदच्युति हो तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम 5 वर्ष ही
निर्वाचन या कार्यकाल निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर एक से अधिक बार रह सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सीमा संविधान द्वारा तय नहीं की गई है।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका आशय है कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही उसके पद से विमुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन में के कुल सदस्य संख्याओं का 1/4 सदस्यों को प्रस्ताव लाना आवश्यक है कि वे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना चाहते हैं। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाता है और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या कोई विशेष समिति नियुक्त करेगी। इस पर राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दूसरे सदन में अपना पक्ष रख सकता है। यदि इस सदन में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए प्रस्ताव पारित हो जाते हैं और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस महाभियोग के प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से ही राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न संभाल ले। त्यागपत्र, पदच्युति अथवा मृत्यु की स्थिति में आवश्यक है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह की अवधि में कर लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्य संभालता है और राज्यसभा का सभापति के रूप में वह उस दौरान कार्य नहीं करता। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ लेना भी अनिवार्य किया गया है और वह कार्यभार संभालने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी पद ग्रहण की शपथ ग्रहण करता है, जिसमें राष्ट्रपति पद के कार्यपालन के अतिरिक्त संविधान और विधि के पालन, संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण की तथा भारत की जनता की सेवा तथा कल्याण की शपथ लेता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने भारत के राष्ट्रपति के संबंध में उसकी योग्यताएं, उसके निर्वाचक मंडल तथा वेतन भत्ते, कार्यकाल एवं पदच्युति और शपथ की प्रक्रिया को जाना। अगले भाग में हम राष्ट्रपति के अधिकार, उसकी शक्तियां और कार्य के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।